गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं आपका शिक्षक अनिल कुमार। आज 23 मई 2025 को एक बार और प्रस्तुत हूँ पाठशाला नेशनल कोचिंग सेंटर में। आज हम समसामयिकी प्रश्नों पर या करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। कक्षा 9 और 11 के लिए श्रेष्ठा परीक्षा में इसमें से 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन। लेकिन करंट जीके का जो क्षेत्र होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो उसको हम कवर नहीं कर पाएंगे। तो जितना भी संभव तो हो सकता है आज इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन लिखें। भारत के प्रधानमंत्री जी ने बीमा सखी योजना कहाँ प्रारंभ की है? कहाँ या किस राज्य में प्रारंभ की है? कहाँ प्रारंभ की है? तो ये हमारा हरियाणा। कौन सा है? ठीक है, हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की क्वालिटी पता है कुछ? चंडीगढ़ यूटी है। क्या है? यूनियन टेरिटरी। और 2 स्टेट की राजधानी है, पंजाब और हरियाणा की। ठीक है, कैपिटल है। तीसरा, चंडीगढ़ पहला ऐसा शहर है जो बसाया गया है, यानी कॉलोनाइज्ड सिटी पहला शहर है। और चंडीगढ़ में है सुखना लेक। कौन सी है? सुखना झील। खूबसूरत शहर है चंडीगढ़, बड़े बड़े चौड़े रोडों वाला और बहुत सारे पौधों वाला। मैं घूम के आया हूँ, वहाँ पे देखा है मैंने। ठीक है, लिख लिया चंडीगढ़ से। अब हरियाणा महिला लिंगानुपात में सबसे पीछे रहता है। यहाँ पे महिला भ्रूण हत्या अधिक की जाती हैं। जानते हो भ्रूण हत्या क्या होती है? कोई बच्चा बताए? सर, बच्चों को माँ के गर्भ में जो शिशु पल रहा है वो लड़का है या लड़की, ये जानने के बाद वो गर्भपात करा देते हैं और वहाँ महिला लिंगानुपात कम हो गया है। 1000 पुरुषों पर लगभग 800 या 810 महिलाएं रह गई हैं। अगर 1000 पुरुष हैं तो 810 महिलाएं ही बची हैं केवल। हाँ, क्योंकि रूढ़िवादी शहर वो है, थोड़ा सा पुरानी सभ्यताओं को मानने वाला। तो क्वेश्चन हो गया इसमें से पूरा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी वर्तमान में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी है। उन्होंने बीमा सखी योजना हरियाणा के पानीपत शहर में स्टार्ट किया है। लिख लेना पानीपत ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पे 3 युद्ध हुए हैं। कितने हुए हैं? 3। पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। मिटाएं इसे। चलो अगला क्वेश्चन लेके। नहीं मिटा रहे। घारचोला पारंपरिक बता रहे हैं। पारंपरिक साड़ी को GI टैग मिला है। देखो फिर दोबारा शब्द आएगा, ये GI टैग मिला है। यह कौन से राज्य में है? यह किस राज्य का परिधान है? परिधान माने वस्त्र। ठीक है, देखो यहाँ समझेंगे हम 2-3 चीज़ें। सबसे पहले घारचोला एक वस्त्र है जो तीज त्योहार या शादियों में पहनने वाली साड़ी होती है, और ये है गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात नरेंद्र मोदी जी का गृह राज्य है, गुजरात। ठीक है, घारचोला एक पारंपरिक साड़ी है जो शादी विवाह आदि अवसरों पर पहनी जाती है, और ये इसको GI टैग दिया गया है। GI टैग के बारे में मैं बता चुका हूँ क्या है। ग्लोबल इंडिकेशन टैग, यानी ग्लोबल इंडिकेशन टैग ऐसे उत्पादों को दिया जाता है जिनका भारत सरकार संरक्षण करती है, उस चीज़ को अपना लेती है कि उसका हक जो है उसी राज्य पर रहेगा जिस राज्य ने वहाँ से वो उत्पादित हो रहा है। तो घारचोला साड़ी जो है वो गुजरात और हाथ से बनी हुई है, जो हैंडीक्राफ्टेड है। कैसी है? हैंडीक्राफ्ट माने हाथ से बनी हुई साड़ी है और अपने आप में विशेष है, इसलिए इसको GI टैग दिया गया है हाल ही में। ठीक है, गुजरात के कुल 27 उत्पादों को 27 उत्पाद
को जीआई टैग मिला है, जीआई टैग, ठीक है, जिसमें से 26 जो हैं, 23, जिसमें से 23 उत्पाद हैंडमेड हैं, 23 उत्पाद जो हैं हाथ से बनाए गए हैं। ठीक है बच्चों, अब जीआई टैग के बारे में चर्चा करते हैं हम। जीआई टैग, सबसे पहले जीआई टैग किसे दिया गया था, बता कोई? सर दार्जिलिंग की चाय। बिल्कुल सही जवाब, दार्जिलिंग टी जो है, दार्जिलिंग चाय को सर्वप्रथम जीआई टैग प्राप्त हुआ था। ठीक है, हर राज्य के अलग अलग विशेष चीज़ों को जीआई टैग दे दिया जाता है भारत सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन लगे, प्रो कबड्डी लीग 2025 किसने जीता? प्रो कबड्डी लीग, कबड्डी का एक टूर्नामेंट होता है, लीग मैच, टीवी पे आपने देखा होगा जो बच्चे कबड्डी खेलते हैं। प्रो कबड्डी लीग 2024 किसने जीता? तो ये है हरियाणा स्टीलर्स, हरियाणा स्टीलर्स। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन सा खिलाड़ी जाना जाता है? तुम लोग क्रिकेट खेलते हो? कपिल देव, सही जवाब, बिल्कुल राइट आंसर। हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं कपिल देव, महान क्रिकेटर। इन्होंने 1983 में पहला विश्व कप जीता था। ठीक है, उस समय विश्व कप को कहते थे इंपीरियल कप। क्या कहते थे? इंपीरियल कप। इनके ऊपर एक फिल्म ही बनी है 1983 वर्ल्ड कप। अभी उसमें जो नाम नहीं याद आ रहा हीरो का, उसने एक्टिंग की है। हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना था। हरिकेन माने तूफान, तेजी से फेंकने जाने वाली गेंद को तूफान की संज्ञा दे दी और कपिल देव को बोला हरियाणा हरिकेन है। क्या है? अगला लेके, महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप, लिख लिया आगे? चलो देखो, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? देखो, मैंने अभी तुम्हें एक क्वेश्चन बताया था, अभी 17 साल की उम्र में एक लड़का जो है वर्ल्ड चैंपियन बना है शतरंज में। उनका नाम क्या है? डी गुकेश। और प्रागनंदा भी शतरंज खेलते हैं। डी गुकेश जो है वो वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। इसीलिए महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप एक महिलाओं का टूर्नामेंट होता है। इसकी विजेता बनी है कोनेरू हम्पी, कोनेरू हम्पी। ये आंध्र प्रदेश की है बच्चों। कहाँ की? आंध्र प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? लाल मिर्च उत्पादन और अंडा उत्पादन, एग प्रोडक्शन। ठीक है, निजामों का शहर कहा जाता है हैदराबाद को। ठीक है, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद जो शहर है उसको बोलते हैं निजामों का शहर, सिटी ऑफ निजाम्स। तो कोनेरू हम्पी महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2024 की विजेता हैं। ठीक है, एक साल पहले की जीके चलती है। आगे लिखे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड किस देश ने दिया? देखो बच्चों, जब कोई देश अच्छा काम करता है तो दूसरा देश उसको अपने देश में बुलाकर सम्मानित करता है।
तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2019-20 में कोरोना काल में असाधारण क्षमता के साथ कोविड वैक्सीन का फ्री वितरण और देश पर आए संकट को अच्छी तरह से वहन करने के बाद देश को इस बुरी मुसीबत से निकाला। अब प्रधानमंत्री जी की टीम और पूरे देश ने मिलकर, तो उसके सम्मान में गयाना की सरकार जो थी, गुयाना वेस्ट इंडीज का एक देश है, वहाँ की सरकार ने इनको वहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिया था। ठीक है, किस लिए दिया था? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने देश में आए संकट को अच्छी तरह से एडजस्ट किया, उसको सहन किया, और न सिर्फ अपने देश के लिए वैक्सीन फ्री बांटे, दूसरे देशवासियों के लिए भी वैक्सीन फ्री में बांटे। कोविड-19 जब था, आपने देखा था 2 साल किस तरह से देश टूट गया था। कोविड-19 के समय प्राकृतिक आपदा थी कि ये समझ लो, धरती ने अपने आप को ठीक किया था। इतने सारे लोग मौत के मुंह में चले गए थे कि गिनती भी करना मुश्किल है, और हमारा पृथ्वी का पर्यावरण जो इतना साफ़ हो गया था कि जालंधर, पंजाब के जालंधर शहर से हिमालय की चोटी को देखा जा सकता था, माउंट एवरेस्ट को। इतना हवा साफ़ हो गई थी। जंगली जानवर शहरों में घुस आए, उन्हें ये आभास हो रहा था कि शायद मनुष्य जाति इस धरती से नष्ट हो गई है। इतनी शांति रहती थी, केवल सायरन की आवाज़, एम्बुलेंस की आवाज़, पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ और दूधियाओं की टिन सुनाई देती थी। इसके अलावा सब लोग घरों में कैद हो गए थे एक छोटे से वायरस ने। देखो वायरस कितना छोटा होता है, कितना खतरनाक होता है। इतना छोटा वायरस होता है कि अगर ये टिप रख दी तो उसमें 1 अरब आ जाएंगे। कितने? 1 अरब। तो एक कितना छोटा होगा। और एक वायरस ने पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा विश्व जो है घुटनों पर ला दिया था बच्चों। तब जाके इस महामारी से हम निजात पा पाए थे। अगला क्वेश्चन लेके, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने FBI, इसका पूरा नाम है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हाँ, FBI। देखो FBI जो वहाँ की संस्था है बेटा, खुफिया संस्था जो जांच करती है। अध्यक्ष किसे चुना? FBI के नए अध्यक्ष बने भारतीय मूल के हैं काश पटेल। काश पटेल भारतीय मूल अमेरिकी। इसका मतलब जानते हो? भारतीय मूल का मतलब क्या है? भारत में मूल माने जड़, यानी भारत में पैदा हुए हैं, अमेरिका में जाकर अमेरिका की नागरिकता ले लिए, तो भारतीय अमेरिकी हो गई है। ठीक है, काश पटेल FBI के नए अध्यक्ष बने हैं। FBI का पूरा नाम है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। FBI संस्था जो है देश में हो रही अनैतिक गतिविधियों की जांच रखती है, और कोई भी क्राइम होता है उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। और भारतीय मूल के अमेरिकी हैं ये, यानी काश पटेल का जन्म तो भारत में हुआ है, लेकिन अमेरिका की नागरिकता लेकर वहीं के नागरिक हो गए। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति हैं? 47वें राष्ट्रपति हैं। कितने? पहले राष्ट्रपति कौन थे अमेरिका के? अमेरिका के डॉलर पर उनका जो डॉलर नोट है उस पर उनका फोटो छप रहा है, जॉर्ज वाशिंगटन। कौन थे? पहले थे जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन, उनके नाम पे एक शहर भी है, वाशिंगटन सिटी, वाशिंगटन DC। ठीक है, और 16वें राष्ट्रपति कौन थे? अब्राहम लिंकन। कौन से? अब्राहम लिंकन, ये 47 में। काश पटेल राष्ट्रपति नहीं है। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? डोनाल्ड। मैंने बताया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कौन से वे राष्ट्रपति हैं? 47 में। काश पटेल FBI के नए अध्यक्ष हैं, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्लियर है? अगला लिखे, कौन से राज्य में विश्व बैंक की सहायता से
विश्व बैंक की सहायता से पहला AI का पूरा नाम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सेंटर खोला गया। विश्व बैंक बच्चों ऐसी बैंक है जो विश्व के सभी देशों को कर्जा देती है। ठीक है, हमारे देश पे भी कर्जा है विश्व बैंक का और देशों पे भी है। तो ये AI सेंटर खुला है विश्व बैंक की सहायता से हरियाणा में ही सारे काम हुए शायद। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी। ठीक है, विश्व बैंक ने AI सेंटर खोलने का उद्देश्य ये है कि वहाँ के युवाओं को स्किल्ड बनाना है। स्किल्ड का मतलब अरे प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में? राज्य में मुख्यमंत्री होता है, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री। राज्य के युवाओं को रोजगार परक बनाने के लिए AI सेंटर का उद्घाटन किया है या खोला गया है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो होता है, जैसे इसको मैं शॉर्टकट में समझाऊं कि हम जो भी कुछ सोच रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हैं, हमारा फ़ोन हर समय सुनता रहता है हमें 24 आवर्स। अगर फ़ोन हमारा बंद है, तुम नहीं चला रहे हो, स्विच ऑफ नहीं, चालू है, बंद है, रखा हुआ है, तब भी वो हमें सुन रहा है। आप देखते हैं जो भी रील हम स्क्रॉल करते हैं, उसकी नेक्स्ट रील अपने आप उसी से संबंधित आ जाती है। जैसे आप देख रहे हो गन्ने का जूस, तो एडवर्टाइज भी गन्ने के जूस का आएगा और जो रील्स नहीं आएगी वो भी गन्ने की जूस की आएगी। तो कुल मिला के ये फ़ोन जो रीड कर लेता है, इसी को कहते हैं कृत्रिम दिमाग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसी पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं देश में। नहीं बैठा दो ऊपर। हरिमो शक्ति, हरिमो सैन्य अभ्यास भारत ने किस देश के साथ किया है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। विश्व बैंक, बैंगलोर। अच्छा, विश्व बैंक की बात हो रही है, वर्ल्ड बैंक। न्यूयॉर्क सिटी कि वाशिंगटन में? चलो पता नहीं है, मैं छोड़ो। हरिमो शक्ति सैन्य अभ्यास मलेशिया के साथ किया है भारत ने। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। 2 दिसंबर 2024 को मलेशिया का एक शहर है पहांग जिले में, पहांग डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। अब सैन्य अभ्यास क्या होता है? देखिए, सैन्य अभ्यास का मतलब प्रैक्टिस ड्रिल करते हैं अलग अलग देश के फौजी। तो जैसे हमने जो नई सेना में नई तकनीक विकसित की है, तो दूसरे देश को दिखाएंगे, दूसरे देश वाला हमें दिखाएगा, दोनों एक दूसरे से सीखेंगे। जैसे मान लो 2 बच्चे तलवार चलाना सीखते हैं, तो वो अभ्यास करेंगे। तो मान लो यहाँ पे किशनगढ़ी के बच्चों ने तलवार चलाना सीखा, तो वो अपनी तलवार की जो शिक्षा है तिलौठी या भोजगढ़ी के बच्चों को दिखाना चाहे, तो दोनों आपस में मिलकर अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि तू अपनी स्किल दिखा, हम अपनी दिखाएं। तो ऐसे ही सैन्य अभ्यास होता है, उसको नाम दे दिया हरिमो शक्ति। प्रत्येक सैन्य अभ्यास को नौसेना सैन्य अभ्यास होते हैं, वायुसेना सैन्य अभ्यास होते हैं और थल सेना भी। अलग अलग सेनाएं बीच बीच में ड्रिल करती रहती हैं देशों के बीच, कि जैसे हमने मान लो जो सीखा है, अब हम तुम्हें दिखा दें कि हमारी पावर कितनी है। और वो इसलिए भी होता है ताकि छोटे छोटे देश जो भारत की तरफ गलत निगाह रखे होते हैं, उनको ये पता चल जाए कि देखो भाई, भारत सैन्य अभ्यास कर रहा है, इसका मतलब भारत में अच्छे अच्छे हथियार हैं कि नहीं है। जैसे एक आदमी रसूखदार है, वो तुमसे कुछ नहीं कह रहा और उसके पास रिवाल्वर है। क्या है? रिवाल्वर, यहाँ लगा के चल रहे हैं। और बताओ साहब क्या हाल है? तो आप पहले उसकी रिवाल्वर देखेंगे ना कि उसे देखेंगे। और रिवाल्वर देखने के बाद अपना जो पारा था या गुस्सा था, उसको 2 डिग्री नीचे कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अगले पर रिवाल्वर है भाई, हो सकता है शूट कर दे, हमें मार दे। तो भारत देश या अन्य देश जो भी अभ्यास करते हैं, तो वो अभ्यास तो होता ही है, वो दिखावा भी होता है कि देख लो बेटा, सेंटर में रहना, बहुत सारी पावर है। नए नए एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने चालू कर लिए हैं। अभी जो पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था, उसमें बहुत सी नई नई तकनीकें इस्तेमाल की गई हैं।
ठीक है, चलो अब ऑपरेशन सिंदूर आ गया। ये कब चालू हुआ था? इस समय वर्तमान में बहुत चर्चित है। 7 मई पहलगाम में आतंकी हमला जो हुआ था उसमें 28 भारतीय पर्यटक मारे गए। बुरी तरह से उन लोगों ने बहुत गलत किया, तो भारत ने उसका जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर से। अब देखो, ऑपरेशन का मतलब यहाँ बच्चे ऑपरेशन वो समझ लेते हैं हॉस्पिटल वाला के साथ चीर फाड़ होगी, पेट फाड़ा जाएगा या टाँके लगाए जाएंगे। ऑपरेशन का मतलब ऑपरेट करना, उसको क्रियान्वित करना। जैसे हम कुछ कर रहे हैं, जैसे हम कहें हमारा टास्क है ऑपरेशन सफाई, हम पूरे पार्क की सफाई करेंगे, तो उस सफाई को हम जब अमल में लाएंगे या उसको करना शुरू करेंगे, उसी को ऑपरेट करना कहेंगे, ऑपरेशन कर रहे हैं। तो जब डॉक्टर किसी के मरीज के पेट का ऑपरेशन करता है, इसका मतलब पेट खोलेगा, उसको सही करेगा, फिर उससे सिलेगा, तो उसने अपना काम एग्जीक्यूट किया, उसी को ऑपरेशन बोलते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर सेना जब भी कोई काम करती है स्ट्रेटेजी बना के करती है। स्ट्रेटेजी माने नीति। ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू हुआ? 7 मई 2025। और क्यों हुआ ये आपको पता है? भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है। इसमें बहुत सारे पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कितने लोग मारे गए थे? 28 लोगों को धर्म पूछकर आतंकवादियों ने नष्ट कर दिया। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। जनवरी 2025 में ISRO इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये जो मेरा मार्कर आवाज कर रहा है, ये कौन सी घटना है फिजिक्स की? घर्षण बल, फ्रिक्शन। इसी के कारण ये आवाज गति का विरोध करता है। इसरो, देखो यहाँ पे हम 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसरो क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना हुई थी आपकी इसरो में 1969 में, ठीक है। और अभी 11वें अध्यक्ष बने इसके। कितने? 11वें बने डॉक्टर वी नारायण। आंसर लिखेंगे वी नारायण, ठीक है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया? इनसे पहले थे डॉक्टर एस सोमनाथ। अच्छा, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? नहीं, DRDO के थे वो। इसरो के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी माना जाता है, ठीक है, माना जाता है नहीं, डॉक्टर साराभाई को। तो इसरो के पहले अध्यक्ष थे। 1969 में इसकी स्थापना हुई और 11वें अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर बी नारायण और 10वें थे डॉक्टर एस सोमनाथ। इसका मुख्यालय कहाँ है बच्चों? इसरो का बेंगलुरु में मुख्यालय है, ठीक है। बेंगलुरु की राजधानी कर्नाटक। कर्नाटक का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? यक्षगान। कर्नाटक का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है यक्षगान, ठीक है। मुख्यालय दोबारा रिपीट करते हैं। जनवरी 2025 में इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर वी नारायण। इनसे पहले डॉक्टर एस सोमनाथ थे। 10वें पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। और इसरो करता क्या है? भारत के जितने भी अंतरिक्ष कार्यक्रम होते हैं, जितने सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं, उसकी देखरेख करना, उनको तैयार करना, उन्हें अंतरिक्ष में भेजना, ठीक है। DRDO और इसरो में अंतर है। DRDO रक्षा अनुसंधान विकास संगठन है, यानी सेना को जो हथियार प्रोवाइड किए जाते हैं वो सब DRDO के अधीन बनते हैं। अंतरिक्ष से संबंधित जो भी कार्यक्रम होते हैं वो इसरो के द्वारा होते हैं। और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? नासा। क्या नाम है? क्या नाम है पूरा? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, स्टेशनरी एजेंसी, NASA। ऐसे यूरोपियन एजेंसी है ESA, ESA।
एजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन है, सॉरी, नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल क्या नाम था? हाँ, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन है इसका नाम, मैं एजेंसी बोल गया था, ठीक है, नासा, एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और ऐसे ही है ऐसा यूरोपियन स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, एजेंसी है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ESA, इसका पूरा नाम लिखना चाहो तो लिख लेना। भारत की है इसरो, अमेरिका की नासा और यूरोप की ऐसा। अब अगला लिखे क्वेश्चन, 50वां G7 सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? भारत में नहीं, G20 हुआ था भारत में। 50वां G7 सम्मेलन कहाँ हुआ? देखो G7 या G20 या G10 जो होते हैं, वो जो कुछ विकसित देश जो होते हैं, विकसित देश आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं और फिर बीच बीच में समय समय पर अलग अलग जगह पर जाकर मीटिंग्स करते हैं, उसी को सम्मेलन कहते हैं, ठीक है। तो शिखर सम्मेलन है ये, इटली में हुआ था 13 से 15 जून को, इटली 13 से 15 जून। चौबीस में। और देखो जी, ये 2024 में हुआ था, अब 2025 में भी जून में ही होगा, 2025 में जून में हुआ ये, और शहर रहेगा आपका कनाडा, कनाडा। 2025 में कनाडा में। G7 की स्थापना हुई थी 1975 में, 1975। 1975 की एक महत्वपूर्ण घटना है फिल्म से संबंधित, किसी को पता है? 1975 में एक मशहूर फिल्म बनी थी जिसका नाम था शोले। क्या नाम था? शोले जैसी फिल्म ना आज तक बनी है ना बन पाएगी। फिल्म में उद्योग में शोले से पहले वाले युग और शोले के बाद वाले युग है, उसका एक एक डायलॉग, एक एक हीरो, एक एक डायलॉग डिलीवरी, गाने सब कुछ मशहूर है, अब तक गाए जाते हैं। 1975 से कितने साल हो गए सोचो। अगला लिखेंगे, IOC की महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इंडियन ओलंपिक संघ, हिंदी में लिखेंगे इंडियन ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? भारतीय ओलंपिक संघ लिखना या इंडियन, भारतीय ओलंपिक संघ कोष्टक में IOC की पहली महिला अध्यक्ष। देखो यहाँ बहुत सारी लड़की हैं बैठी हैं जो आगे जाके महिलाएं बनेंगी, वो देखो महिलाएं कहाँ तक पहुँच गई हैं। महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री कौन बनी है? यहाँ मैंने गलत लिखा दिया है, देखो थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ है, इंटरनेशनल। क्रिस्टी कोवेंट्री भी समझाते हैं, रुक जाओ। ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है IOC की, ठीक है। अब इसमें क्या क्वेश्चन बनेंगे? सबसे पहले IOC समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ वह संगठन है जो प्रत्येक 4 वर्ष बाद अलग अलग देशों में ओलंपिक गेम आयोजित करवाता है, ठीक है। कभी कभी 2-3 देश मिलकर ओलंपिक गेम्स कराते हैं। ओलंपिक गेम्स विश्व के सबसे बड़े खेल है, वर्ल्ड के सबसे बड़े खेल प्रत्येक 4 वर्ष बाद खेले जाते हैं, ठीक है। इसमें विश्व के सभी देश हिस्सा लेते हैं और एक एक ओलंपिक मेडल की बड़ी वैल्यू होती है, उसको जीतना मुश्किल होता है। हमारे भारत की नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। तो एक एक मेडल की बड़ी वैल्यू होती है, बहुत ज़्यादा दम लगाना पड़ता है और बहुत हाई क्वालिटी का गेम दिखाना पड़ता है, तब जाके ओलंपिक गेम्स में हम जीत पाते हैं, हिस्सा ले पाते हैं, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ जो है उसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है क्रिस्टी कोवेंट्री। और इसमें प्रश्न एक बनता है बच्चों कि इसमें भारतीय सदस्य कौन है? IOC की भारतीय सदस्य हैं नीता अंबानी, अंबानी परिवार की हैं ये, ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ की, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की भारतीय सदस्य हैं नीता अंबानी। अब इसकी IOC की स्थापना कब हुई थी? IOC की स्थापना हुई थी बच्चों
1894 में, 1894, ठीक है। और इसकी स्थापना की थी पियरे डी कोबर्ट ने, पियरे डी कोबर्ट ने। पियरे डी कोबर्टने को ओलंपिक का पितामह कहा जाता है, इन्होंने ही ओलंपिक की शुरुआत की थी। आईओसी का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। आईओसी का मुख्यालय लिखेंगे आप, मुख्यालय यानी ऑफिस, लुसाने स्विट्जरलैंड। भारत का विश्व का स्वर्ग कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। लुसाने स्विट्जरलैंड में आईओसी का मुख्यालय है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ करता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिकों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष बाद। अब यहाँ एक प्रश्न आता है बच्चों, पैरा ओलंपिक्स क्या होते हैं, बताओ कोई। जो दिव्यांग होता है हम लोग। हाँ, जो दिव्यांगों के लिए खेल होते हैं उन्हें बोलते हैं पैरा ओलंपिक्स, ठीक है। रिपीट करें क्वेश्चन दोबारा से। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष है क्रिस्टी कोवेंट्री। आईओसी में भारतीय सदस्य जो है नीता अंबानी है। आईओसी की स्थापना 1894 में हुई। इसके जो स्थापना करता थे वो पियरे डी कोबर्टने थे। इनको ओलंपिक का पितामह कहा जाता है, ठीक है। ओलंपिक प्रत्येक 4 वर्ष बाद होते हैं, कितने? और विश्व के सभी देश इसमें हिस्सा लेते हैं ओलंपिक गेम्स में, ठीक। और इसका मुख्यालय आईओसी का है लुसाने स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड को विश्व का स्वर्ग कहा जाता है। वह अच्छे अच्छे पहाड़ हैं, दिल फरेब, बर्फ पड़ती है, अच्छा मौसम रहता है स्विट्जरलैंड, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे संगठनों का मुख्यालय जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड की राजधानी। बहुत सारे संगठन हैं ऐसे। अगला लिखें, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? देखो, विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये वह संस्था है जो विश्व के सभी पत्रकारों को दी जाने वाली आज़ादी की गणना करती है। प्रेस जानते हो, कपड़ों पर करने वाली नहीं। प्रेस माने पत्रकारिता। टीवी पत्रकार, रेडियो पत्रकार, अखबार वाले पत्रकार, सब तरह के पत्रकार होते हैं। तो पत्रकारों को कहीं भी जाने की आज़ादी होती है, उन पर उनका ये राइट होता है, वो कहीं भी जा सकते हैं। कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं जहाँ वो नहीं पहुँचते, लेकिन वो जिस नेता से चाहें, जब चाहें तब सवाल कर सकते हैं। तो इसे बोलते हैं प्रेस की आज़ादी। क्या बोलते हैं? तो इसलिए विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों का सर्वे किया और उन्होंने पाया कि भारत का इसमें 151वां स्थान है। भारत का 151वां स्थान। इसका मतलब क्या है? 151वां स्थान का मतलब ये है कि बहुत कम आज़ादी है। जिसका पहला स्थान होगा उसी को तो आज़ादी ज़्यादा होगी। तो पहला स्थान किसका है लिखिए इसमें। और देखो, ये जो आंकड़े जारी करती है विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये जो संस्था है ये जांच करवाती है विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। और इसके आंकड़ों के अनुसार भारत का 151वां स्थान है। पहले स्थान पर है नॉर्वे, बहुत ही सुंदर देश। हाँ, शांति का नोबेल प्राइज मिलता है नॉर्वे में। नॉर्वे पहले स्थान पर है। दूसरे पे है नीदरलैंड, दूसरे पे एस्टोनिया, और तीसरे पे नीदरलैंड। कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम एक बात समझेंगे, विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है उसमें भारत का 151वां स्थान है। यानी भारत के पत्रकारों को उतनी आज़ादी नहीं है जितनी होनी चाहिए। जितनी नॉर्वे के पत्रकारों को आज़ादी है उसके मुकाबले तो बहुत कम है, ठीक है। और जो सबसे लद्दड़ होगा 180वें स्थान पर, वहाँ तो पत्रकार नाम के होंगे केवल कि हमारे अनुसार चलो अगर नौकरी करनी है तो।
तो 180वें नंबर पे इरिट्रिया। अगर इसमें पहला स्थान ये है नॉर्वे का, तो दूसरा सबसे लास्ट वाला है 180वां इरिट्रिया। इरिट्रिया देश है एक, इरिट्रिया, ठीक है। तो 180वें पे हो गया इरिट्रिया, पहले पे हो गया नॉर्वे, एस्टोनिया दूसरे पर और नीदरलैंड तीसरे पर। भारत का स्थान है 151वां। कितना? विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था। क्लियर? यस सर। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो दोबारा पूछ लेना। प्रश्नों को रिपीट रखना जरूरी है और अपनी एनर्जी को बचाए रखना है। सो मत जाना बैठ बैठ के। सबसे लास्ट कौन था? इरिट्रिया। सबसे पहला नॉर्वे। नॉर्वे में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कौन सा? शांति का नोबेल प्राइज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है और बाकी के 5 पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, ठीक है। नोबेल प्राइज 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। कितने में? 6। विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार है नोबेल प्राइज। और सबसे बड़े खेल कौन से हैं? हाँ। और भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न, ठीक है। उसके दूसरे नंबर पे सेकंड बताओ, पहला तो सबको पता होता है भारत रत्न। दूसरा कौन सा? पद्म विभूषण। वेरी गुड। तीसरे पे पद्म भूषण और तीसरे पे चौथे पे पद्म श्री, ठीक है। तो ये पद्म पद्म करके 3 जो है ये दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पे है। पहला है भारत रत्न। क्या है? रत्न माने होता है बेटा। तो भारत रत्न जैसे मिलता है, भारत उसको अपना बेटा अपना लेता है कि भारत रत्न, तुम भारत के बेटे हो गए। तो यहाँ एक प्रश्न बनता है बच्चों कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भारत रत्न क्यों नहीं मिला, जबकि उन्होंने इतने अच्छे काम किए थे, सबको मिला है? क्योंकि वो राष्ट्र के पिता थे। क्या थे? राष्ट्र के पिता को बेटा वाला पुरस्कार कैसे मिल जाएगा? समझे ना? तो राष्ट्रपिता, उन्हें इतनी बड़ी उपाधि दे दी गई थी राष्ट्रपिता, और वो भारतीय मुद्रा पर भी अंकित हैं आज़ादी के समय से ही। तो कितना बड़ा सम्मान है। हर दिल में, हर घर में, हर तिजोरी में गांधी जी रहते हैं। रहते कि नहीं? आदमी आराम से तसल्ली से छुपा के रखता है गांधी जी को। तो गांधी जी की हर ग्रह पे चलती है। कहने का मतलब पैसा हर जगह चलता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। अगला लिखिए, भिखारी मुक्त शहर कौन सा है? अच्छा, भिखारी मुक्त शहर। भिखारी माने बेगर्स, ठीक है। देश नहीं, शहर पूछा है। भिखारी मुक्त शहर है हमारा 5 सालों से नंबर 1 है सुंदरता के मामले में, इंदौर। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर ऐसा है बच्चों कि लगातार 5 वर्षों से सबसे स्वच्छ सिटी का इनाम जीतता आ रहा है। इंदौर के लोग, अगर आप वहाँ कूड़ा भी कर देते हैं और उठा के नहीं डालते हैं, तो वहाँ के लोग उस कूड़े को डस्टबिन में डाल देते हैं। किसी भी देश की सुंदरता या बुरा होना या लद्दड़ होना वहाँ के नागरिकों में डिपेंड करता है कि हम कैसे हैं। कोई भी देश किससे बनता है? बिल्डिंगों से? कोई भी शहर किससे बनता है? नागरिकों से। किससे बनता है? तो जितने ज़्यादा सभ्यतादार नागरिक होंगे उतना ही अच्छा शहर होगा। सीधी सी बात है। अब तुम सोचो, इंदौर के लोग लगातार 5 वर्षों से अपनी कुर्सी नहीं जाने दे रहे, कंटिन्यूस, मतलब कोई शहर इसके बराबर कर ही नहीं पा रहा। और लास्ट में उन्होंने ये भी कर दिया कि भिखारी मुक्त कर दिया, कि जितने भी भिखारी थे उन्हें कहाँ लगा दिया? उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा किए और उन्हें छोटे मोटे रोजगार काम में लगा दिया। तो इंदौर हो गया भिखारी मुक्त शहर, ठीक है। मध्य प्रदेश का इंदौर है, ये एमपी का मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश का नाम है सेंट्रल प्रोविंस। क्या नाम है पुराना? अब देखो यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हाँ, यूपीएससी। आप में से बहुत से बच्चों का ये सपना होता है। यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं अजय कुमार। यूपीएससी का पूरा नाम पता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। भारत की सबसे सर्वोच्च परीक्षा संगठन है ये। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईएएस, आईईएस जितनी भी परीक्षाएं कराता है यूपीएससी कराता है। और आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आप सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी माने जाते हैं। उसको पास करते हैं तो और ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। और पिछले 3 वर्ष से लगातार लड़कियां टॉप कर रही हैं, ध्यान रखना।
सुनो ध्यान से, सुन रहे हो ना? समझ में आ रहा है? यस सर। बुझे कि नहीं? यस सर। हाँ, जितनी भी यूपीएससी टॉपर हैं लगातार 3 वर्षों से लड़कियां ही हैं। सर जी 2025 में तो अब तो शक्ति दुबे ने टॉप। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, जो जब वो कर सकती हैं तो तुम भी कर सकते हो। तुम अपने आप को कमजोर मत समझो। सर जी अध्यक्ष बनते हैं, सरकार के द्वारा चुने जाते हैं बेटा ये, ठीक है? तो यूपीएससी का गठन कब हुआ था? आंसर लिखें, 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी का गठन हुआ था। 1 अक्टूबर 1926 को। मुख्यालय है आपका दिल्ली में। किसी ने 12th फेल फिल्म देखी है? 12वीं फेल पिक्चर देखी है? जो भी एस्पायरेंट्स या जो भी मेरे 12वीं पास करे हुए विद्यार्थी हैं जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, वो एक बार यूट्यूब में जाकर 12th फेल मूवी जरूर देखें। वो तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगी, तुम्हारा सोचने का नज़रिया बदल देगी। और कोशिश ये कीजिए कि मल्टीमीडिया या स्मार्टफोन से दूर रहिए फिल्म देखने के बाद। ना आप ये कहोगे फिल्म का भी देखेंगे हम, टीवी पे भी देख सकते हैं, ठीक है ना? तो बच्चों, एक 12वीं फेल लड़का आईपीएस पास किया था उसने, यूपीएससी का टेस्ट करके आईपीएस कमिश्नर बना था और 12वीं में फेल हुआ था, 12th में फेल हुआ था, 3rd डिवीजन, हाई स्कूल में 3rd डिवीजन थी। तो मैं आजकल देखता हूँ कि आजकल के हमारे यूथ जो है, टीनेजर्स जो हैं, शांत रहिए, वो नंबरों के पीछे भाग रहे हैं कि हमारी परसेंटेज कम आई, हमारी परसेंटेज इतनी कम रहेगी। बहुत से बच्चे डिप्रेशन में आ गए कि हमारी परसेंटेज कम रहेगी। मार्क्स डजेंट मैटर, कितने नंबर आ जाएं आपके कि आप परीक्षा दे पाएँ। और कोई भी मार्कशीट ये तय नहीं कर सकती बच्चों कि कोई बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, कितना नहीं है। इस अरबों न्यूरॉन्स वाले ब्रेन में जिसका वजन 1350 ग्राम है, इसमें क्या क्या संभावनाएं समाई हुई है, ये ना मैं जानता हूँ, ना तुम जानते हो, ना कोई वैज्ञानिक समझ सकता है। हम अगर अपने ब्रेन का अच्छे से इस्तेमाल करें तो इसको हम इतना शार्प कर सकते हैं, इतना तेज कर सकते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी माने कुछ भी। बस हमें कंसंट्रेशन की ज़रूरत है और एकाग्र होने की ज़रूरत है। तो यूपीएससी समझ गए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग हिंदी में नाम है इसका। इसके नए अध्यक्ष बने अजय कुमार। इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। मुख्यालय दिल्ली में है। उस फिल्म में पूरा मुख्यालय दिखाया है दिल्ली में। आप जब ग्रेजुएट हो जाओ तो एक बार यूपीएससी की परीक्षा जरूर देना, ठीक है ना? प्री पेपर होता है, प्री में 2 होते हैं, पहली मीटिंग में, सेकंड मीटिंग में। मेंस होता है, उसमें 6 पेपर होते हैं, 200 नंबर के। हाँ, उसके बाद होता है इंटरव्यू, फिर तीनों की कंबाइंड मेरिट निकलती है और तब जाके आप देश के डीएम, एसडीएम और पुलिस कमिश्नर और वन रक्षक अधिकारी, मतलब जितनी भी हाई पोस्ट होती हैं, क्लास ए और क्लास बी की पोस्ट के लिए परीक्षा कराता है ये, ठीक है? ध्यान रखिएगा, यूपीएससी किसकी परीक्षा कराता है? क्लास 1 रैंक की। यानी जिलाधिकारी जो होता है, हमारे ज़िले का जो जिलाधिकारी होता है वो केंद्र सरकार का कर्मचारी होता है। कहाँ का? सेंट्रल गवर्नमेंट का। जहाँ भी यूनियन शब्द लग जाए, यूनियन माने संघ, संघ माने देश, तो केंद्र सरकार कर्मचारी डीएम होते हैं और जो एसडीएम होते हैं वो राज्य सरकार के अधीन होते हैं। जो आईएएस के लोअर रैंक के जो कर्मचारी होते हैं वो भी डीएम बन जाते हैं। लेकिन यूपीपीएससी के द्वारा एसडीएम की नियुक्ति होती है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ एक बात समझा दूं मैं, जैसे संघ लोक सेवा आयोग होता है, ऐसे राज्य लोक सेवा आयोग होता है। भारत में 28 राज्य हैं, 28 राज्यों का अपना राज्य लोक सेवा आयोग होता है। तो वो छोटी पोस्ट होती है संघ लोक सेवा आयोग के मुकाबले, ठीक? राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा हम लोग एसडीएम नियुक्त करते हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार नियुक्त करते हैं। मतलब तहसील लेवल की जो भी सर्विसेज होती हैं वो राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा तय होती हैं। तो हमारा उत्तर प्रदेश है तो उसका राज्य लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीपीएससी। क्या नाम है? यूपीपीएससी। कुछ लोग कहते हैं हम पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो पीसीएस कुछ नहीं होता है, या तो यूपीएससी होता है या यूपीपीएससी होता है, ठीक है? समझ गए ना? हाँ, इसमें 1-2 क्वेश्चन और रह गए। यूपीएससी का जो चर्चा है संविधान के कौन से भाग में की गई है, लिख लीजिए। भाग 14 में की गई है संविधान के। और किस आर्टिकल के द्वारा यूपीएससी को संविधान में रखा गया है? तो अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 के अंतर्गत यह बात कही गई है कि भारतीय संविधान में संघ लोक सेवा आयोग क्वेश्चन था, संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा संविधान के किस भाग में की गई है? तो भाग 14, ठीक है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो अनुच्छेद 315। क्लियर है?
चलो अब इसको बंद करते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, 46 मिनट का हो चुका है। तो 1-2 दिन में आप सभी के एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे, यहाँ बैठे हुए बच्चे भी और वीडियो जो देख रहे हैं उनके भी। मैंने वेबसाइट कल बता दी है, आपने सबने अपने मेरे शहर चेक कर लिए होंगे। संभवतः आगरा मंडल या अलीगढ़ मंडल के जो भी अभ्यर्थी हैं उनका जो सेंटर है वो आगरा में ही होगा। ठीक, तो कल या परसों आप अपना एडमिट कार्ड निकाल लें और चैनल से जुड़े रहें, पढ़ते रहें। हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं आपको तैयारी कराने का। आगामी 1 जून को आपकी परीक्षा है, देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही पढ़ते रहिए। गुड लक, थैंक यू।